नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी जो है आगामी परीक्षाओं के लिए, वार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो है आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर बने जो है बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के पेपर को। तो दोस्तों पहला इसमें दोस्तों टोटल जो है पेज की संख्या है, टोटल क्वेश्चन दोस्तों 23 पूछे जाते हैं और समय है दोस्तों इसका 3 घंटे का। और दोस्तों इसमें टोटल पेजों की संख्या 8 है और इसमें मैक्सिमम मार्क है दोस्तों 75। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न दोस्तों सही विकल्प से संबंधित है। सही विकल्प में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की भूमि, मध्य प्रदेश की भूमि है दोस्तों, वो तो बताना भूमि में मध्य प्रदेश की में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों बताना है निम्नीकरण का कारण बताना। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण और वनोन्मूलन। तो दोस्तों बताना मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों भूमि की जो निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है दोस्तों अति पशुचारण। इसका राइट आंसर दोस्तों सा है। इसके बाद भोपाल झील बनाई गई थी। दोस्तों बताना भोपाल झील किस शताब्दी में बनाई गई थी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो दोस्तों भोपाल झील का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में किया गया था। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद में भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगाई गई थी। तो दोस्तों भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल जो है लगाई गई थी वो लगाई गई दोस्तों मुंबई में। इसके बाद है समवर्ती सूची का विषय है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में बताना कौन कौन से आते हैं। शिक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, पुलिस आती है, प्रतिरक्षा। तो दोस्तों समवर्ती सूची में आती है शिक्षा। शिक्षा पर दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों जैसा कि पता है सबसे कम साक्षरता जो है बिहार में है, यहाँ साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम होता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है। तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधि है वो है दोस्तों कपड़ा बुनना, कृषि, डेयरी या बैंकिंग सेवाएं। तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में अंतर आती है सेकंड सेक्टर में, इसमें आता है दोस्तों कपड़ा बुनना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। रिक्त स्थान दिए गए हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पूछा लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। तो दोस्तों जो लेटराइट शब्द लिया गया है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, लेटर शब्द से लिया गया है। दूसरा दिया गया तो सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है, रिजर्व है, ये राजस्थान राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में, और ये टाइगर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद तीसरा प्रश्न, दिल्ली में हौज खाज का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली में 2 हौज खाज का जो निर्माण कराया था दोस्तों वो कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था, इल्तुतमिश ने हौज खाज का निर्माण। और दोस्तों चौथा है बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो दोस्तों बेल्जियम में दोस्तों 79.47% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। भारत में स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। तो दोस्तों 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं स्थानीय सरकारों में। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए में की जाती है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, औसत आय में दोस्तों जनसंख्या का भाग दे देते हैं। औसत आय बटे जनसंख्या, इसकी सहायता से दोस्तों हम प्रति व्यक्ति आय को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। औसत आय बटे कुल जनसंख्या। इसके बाद दोस्तों सत्य बताना है। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों में आवास उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों में सत्य बताना है। तो दोस्तों भारत और जो नेपाल है दुनिया में 2/3 भागों के आवास उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों ये प्रश्न सही है, राइट आंसर दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों दूसरा दिया है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। तो दोस्तों चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे बड़ी फसल है, ये भी दोस्तों सही है। तीसरा कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताया है। तो दोस्तों ये भी, इसका भी ये राइट आंसर है दोस्तों। और महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। तो दोस्तों ये भी सही है।
और इसके बाद दोस्तों पूछा गया संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर का होता है। तो दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था में शासन एक स्तर का नहीं होता है, ये दोस्तों गलत है। इसके भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास क्या करता है, रखता है। तो दोस्तों भारत में जो बैंक है जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखता है, ये दोस्तों सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों सही है। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पांचवा दोस्तों सत्य है और छठवां भी सत्य है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, सही जोड़ी है। प्रश्न क्रमांक सही जोड़ी में दोस्तों ये पेपर आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आप इन पेपरों को हल करें और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क। दोस्तों इन प्रश्नों से 60 से 70% प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और ये बार बार दोबारा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी देखना है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध है दोस्तों हिमालय से। हिमालय उत्तराखंड में दोस्तों ये चिपको आंदोलन हुआ था और इसके प्रणेता थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। सरदार सरोवर बांध दोस्तों बनाया गया था, नर्मदा नदी पर बनाया गया था ये जूसेपे गैरिबाल्डी दोस्तों एक थे नाविक थे। इसका दोस्तों राइट आंसर इसका ई है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और श्रीलंका जो है, तो श्रीलंका में दोस्तों बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आता कारखाना अधिनियम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। 5वें में पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें पूछा गया भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। तो दोस्तों बंगाल की जो शोक की नदी है वो है दोस्तों दामोदर नदी को दोस्तों शोक की नदी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों जो टोटल जो है संघीय शासन व्यवस्था है वो दोस्तों है 25 देश हैं वर्तमान में जहाँ संघीय शासन व्यवस्था है। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों संविधान में जो दर्जा दिया वो दोस्तों 21 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं दोस्तों 21। तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं इनको जो है राष्ट्रभाषाओं का दर्जा दिया गया दोस्तों। और इसमें हिंदी के अलावा बचती हैं कुल दोस्तों 21 भाषाएं। कितनी बचती हैं हिंदी, टोटल दोस्तों 22 भाषाएं संविधान के अनुच्छेद 343 में। और बताया गया कि हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। और टोटल हिंदी को मिलाकर दोस्तों टोटल 22 भाषाएं हैं। और हिंदी को अगर अलग कर रहे हैं तो टोटल 21 भाषा होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये कहलाता है विदेशी निवेश। क्या कहलाता है, विदेशी निवेश। तो दोस्तों ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इसमें पूछा गया दोस्तों पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है, व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों जैव विविधता की परिभाषा ये है। जैव विविधता होता है दोस्तों की परिभाषा है, जैव विविधता दोस्तों मुख्य रूप से एक मापदंड है जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी एक साथ रहते हैं। ये दोस्तों जैव विविधता की परिभाषा है, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता मुख्य रूप से एक मापदंड है जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी एक साथ रहते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। अवर्गीकृत, व्हाट इज द कॉल्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो दोस्तों अवर्गीकृत क्या वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन ये वे वन क्षेत्र हैं जो सरकारी, निजी या सामुदायिक स्वामित्व के हो सकते हैं। दोस्तों इसमें सरकारी और निजी दोनों की समान भागीदारी होती है। इसको दोस्तों अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न लगातार 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट टाइगर, व्हेन वाज इट लॉन्च। तो दोस्तों ये इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह जो है यह एक वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था, जो कि दोस्तों बाघों को बचाने के लिए, किसके लिए, बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल
1973 को शुरू किया था। दोस्तों आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1973 को दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जहाँ पर बाघ सुरक्षित रूप से रह सकें, और दूसरा शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये दोस्तों इसके टाइगर प्रोजेक्ट के 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रख लें। इसके बाद दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2 प्रमुख प्रावधान लिखने हैं। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2 प्रावधान लिखना है। राइट एनी टू मेन प्रोविजन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। तो दोस्तों इसके दो इस प्रकार है दोस्तों। इनका जो उपयोग था दोस्तों संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, ये दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां देखें क्या पूछा गया। दोस्तों 8वां पूछा भारत की मुख्य रेशेदार फसल कौन सी है। तो व्हाट आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत की जो मुख्य रेशेदार फसल है दोस्तों वो ये है। पहली फसल दोस्तों है कपास, और दूसरी फसल है दोस्तों जूट, और तीसरी फसल दोस्तों सन, और चौथी फसल दोस्तों रेशम। ये दोस्तों हमारी जो है रेशेदार फसल है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कर्तन दहन प्रणाली क्या है। कर्तन दहन प्रणाली, तो दोस्तों कर्तन दहन प्रणाली जो क्या है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें किसान एक हिस्से की वनस्पति को काट करके जलाते हैं ताकि मिट्टी को राख की परत से पोषक तत्व प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये कहलाती है दोस्तों कर्तन कृषि कहलाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भारत की खाद्य फसल का नाम बताना जहाँ से ये पैदा की जाती है और उन क्षेत्रों का विवरण देना है। तो दोस्तों भारत की जो खाद्य फसल है वो चावल है। चावल दोस्तों जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम में जो है ये पैदा की जाती है। चावल सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसका पैदावार होती है चावल की, और इसके तापमान चाहिए दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक। ये दोस्तों इसकी विशेषता है। इसके बाद दोस्तों वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं बताना है। तो वाणिज्य तकनीक में दोस्तों इसमें उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है वाणिज्य कृषि में, और दोस्तों इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है व्यवसाय के पर्पज से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे एक पुनः निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका दोस्तों लाभ ले सकें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां पूछा गया है कि नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों नेपोलियन संहिता के बारे में देखते हैं। दोस्तों नेपोलियन संहिता जो थी यह संहिता 1804 ईस्वी की 1804 को नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है, और दोस्तों 1804 ईस्वी में फ्रांस में लागू की गई थी। दोस्तों ये कहाँ की गई थी, फ्रांस में लागू की गई थी, और यह एक कानून प्रणाली है, कानूनी है दोस्तों, जिसने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त करके सभी नागरिकों में समानता को स्थापित किया। तो दोस्तों ये जो है 1804 में नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है दोस्तों, और इसमें जो है सभी नागरिकों को समान अधिकारों को स्थापित करने की प्रयास किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप इसी तरह आप अपना सपोर्ट देते रहें, और आपका सपोर्ट दोस्तों इसी तरह मिलता रहा तो हम आपके लिए नए नए प्रश्न पत्र लाते रहेंगे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।